है आप सभी का शिवम लेक्चरर में साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, यानी खंड का में 1 का नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह नहीं है? फांसी, जयसंधि, वातायन, त्यागपत्र। तो यहाँ पर फांसी, जयसंधि और वातायन ये तीनों जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रह है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कहानी संग्रह नहीं है, तो यहाँ पर त्यागपत्र नहीं है। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, राम प्रसाद निरंजनी। तो हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक हैं कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, गा नंबर क्या कह रहा है? लाल कनेर हुआ मेरा बचपन नामक अनुदित रचनाओं के लेखक हैं? डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो लाल कनेर हुआ मेरा बचपन नामक अनुदित रचनाओं के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं के रचनाकार हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जैनेन्द्र कुमार और दीनदयाल उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राष्ट्र जीवन की समस्याएं के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों दीनदयाल उपाध्याय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, हरिशंकर परसाई को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता गणतंत्र, निठल्ले की डायरी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चारों रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं, लेकिन पूछ रहा है किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना पर हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद 2 का नंबर है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? प्रिय प्रवास, साकेत, वैदेही वनवास, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वैदेही वनवास। ठीक है, ठीक है, प्रिय प्रवास, सॉरी, प्रिय प्रवास से पहला ऑप्शन से हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत द्वारा लिखित है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है और यहाँ पर वैदेही वनवास भी किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत की रचना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो यहाँ पर तोड़ती पत्थर किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है? तो प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया? कविवचन सुधा का, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका का, ये सभी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, कविवचन सुधा और कविवचन सुधा 2 बार हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों पत्रिकाएं किसकी थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ही थी, तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है और गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं। गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना रहता है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए राष्ट्र शब्द आ गया है
और राष्ट्र शब्द आ जाए, पृथ्वी शब्द आ जाए, जन शब्द आ जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये पाठ का नाम क्या है, वासुदेव राष्ट्र का स्वरूप। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है, किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय यह है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है। हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या। रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि 2 पूछता है, एक आपको करना रहता है। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। वह ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊं माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यह प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जहाँ पर भाषा शब्द दिख जाए और भाषा की बात हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है। तो भाषा में विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है, आपने अभी पढ़ा था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नए शब्दों का गठन कैसे होता है। तो नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, जिसमें हम कई विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला है अविकृत और ग्रहणीय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो अविकृत मतलब होता है बिना किसी परिवर्तन या विकृत के, और ग्रहणीय का मतलब होता है स्वीकार या स्वीकार करने योग्य। इसके बाद पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या किसकी करना है इसको देख लेते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। तो चलिए इसकी देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो लिखना है गद्यांश में यह बताया गया है कि भाषा में नए शब्दों का विकास आवश्यक है, लेकिन ये शब्द केवल उधार के नहीं होने चाहिए। उधार के शब्दों को साहित्यिक दायरे में प्रयोग करने के लिए उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो व्यापक ब्रह्म सबे तल फूरन है हमहु पहचानती हैं, यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं उद्धव ब्रह्म की व्यापकता सभी जगह जल और थल में सभी जगह व्याप्त है और इसकी व्यापकता को हम सभी अच्छी से जानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिश्चंद्र न ज्ञान ठानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हम सभी गोपियाँ व्याकुल रहती हैं और उनको छोड़कर आपके ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। तुम उद्धव यही कहियो उनसे, हे उद्धव तुम जाकर उनसे यह कह देना कि हम सभी गोपियाँ और कुछ भी नहीं जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त मेरी
दुखियाँ आंखें कुछ भी स्वीकार नहीं करती हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम। तो पाठ का नाम प्रेम माधुरी और लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव से ब्रह्म के संबंध में क्या कहती हैं। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह ब्रह्म को सब जगह व्याप्त मानती हैं, लेकिन उनके लिए नंदलाल कृष्ण के बिना जीवन अधूरा है। उनका ज्ञान ब्रह्म से नहीं बल्कि कृष्ण के प्रेम से ही परिपूर्ण होता है। वह कहती हैं कि वह नंदलाल के बिना कुछ नहीं जानती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्यारे तिहारे निहारे इन शब्दों में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे तिहारे निहारे में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर प्यारे और निहारे शब्दों में ध्वनि का मिलान किया गया है, जिससे सुनने में मधुरता आती है। इसके बाद है बिहाल तथा निहारे शब्दों का अर्थ। तो बिहाल का अर्थ है खुश या आनंदित, निहारे का अर्थ है देखना या निहारना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने बता ही दिया, लेकिन चलिए देख लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपके ज्ञान मार्ग का हमारे लिए कोई महत्व नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहते हैं और उन्हें छोड़कर किसी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचकर नहीं लगती। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। तो क्या है, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अंबर अंबर में भर निजरोर, झर 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 निर्झर गिरसर में, घर मर तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गत चकित पवन में, मन में बिजन गहन कानन में, आनन आनन में रौघोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो बादल राग पाठ का नाम है और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या किसकी करना है, ऊपर 2 लाइन, झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कैसे लिखना है। इस अंश में कवि ने बादलों की गरज को एक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। राग अमर का अर्थ है कि यह राग अजर अमर है जो अंबर में गूंजता है। कवि ने बादलों की आवाज़ को धरती के हर कोने में फैलते हुए दर्शाया है। यह एक प्रकार से प्राकृत की अद्भुत सुंदरता और उसके संगीत का चित्रण करता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, झर झर निर्झर गिरसर में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें झर ध्वनि का पुनरावृत्त की गई है। बिजन तथा कानन शब्द का अर्थ है। तो बिजन वन के गहरे भाग या अंधकार से भरा हुआ क्षेत्र, और कानन का मतलब होता है वन या जंगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि बादलों से किस संदेश को सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है। तो कवि बादलों से अनुरोध करता है कि वे अपने संगीत और गरज के द्वारा प्रेम और आनंद का संदेश सभी स्थानों तक पहुंचाएं। यह संदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए धरती और आकाश के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करने का है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर है 5 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरशंकर परसाई। तो इसमें से हम सभी देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। तो डालेंगे उत्तर नंबर 5 ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके आगे हेडिंग डालेंगे रचनाएं। ठीक है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी रचनाएं निम्न हैं। निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ में पाणिनि कालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। ठीक है। जिस तरह मैंने ये बताया है आपको उसी प्रकार लिखना है। इसके बाद 5 का खा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। तो ये भी 80 शब्द में 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है।
तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हेडिंग डालेंगे रचनाएं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है। इसमें क्या पूछ रहा है? पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द में और 5 अंक का है। फिर है कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। इसमें लिखेंगे महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं। लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुंडरी जब यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है। क्योंकि आगे लिखेंगे क्योंकि वह मुंडरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुरली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। इसके बाद 7वां नंबर है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 5 अंक मिलेंगे आपको। तो ये अलग अलग जिलों के लिए खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड खा। तो इसमें 8 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक मिलते हैं संदर्भ के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। धन्यो एवं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुलिसत, जहाँ, यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने संस्कृत भाषा, समुल्लिसत माने सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने से निकले वह विद्यमान वर्तमान वांग्यम से माने साहित्यों में, अस्या वांग्यम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्त, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्व उपनिषद, सभी उपनिषद, 10 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यान च महाकाव्य नाटक आदि और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखतान संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, तो अथवा वाला आपको कैसे लिखना है। प्रीतः गुरु तम भाषत सौम्य, विदित वेदितव्यो वश्य, नास्त किमपि आविदितम तो अधत्तोये अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, नार्या अनाद्रियन्ते क्षुद्राच्छ त्रिस्क्रियन्ते, अज्ञानिनः पाखंडिनः च पूज्यन्ते, वेद सूर्य उदयम् अंतरा अज्ञान अंधकारम नागमिष्यत, सौ स्वस्थयतु
ते उन्नमय पतितान समुद्र स्त्री जाति खंडय पाखंडम इत्रेयो में अभिलाषा इमेव चा में गुरु दक्षिणा। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं कैसे लिखना है। गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, सौम्य, तुम अपने योग्य सभी बातें जान चुके हो, अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं। इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। आज यहाँ नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्र तिरस्कार किए जाते हैं और अज्ञानी व पाखंडी पूजे जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों का ऊंचा उठाओ, स्त्री जात का उद्धार करो, पाखंड का खंडन नाश करो, यह मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद है खा नंबर 8 का खा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्रीणात यह सुचरते पितरम सापुत्रो यदि भत्रेयो हिमत इच्छत तत्र कलन्नम तत्र मित्रम आपाद सुखे चा समक्रिया यदा एतत्ते जगत पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक है, तो इसका अनुवाद देखते हैं कैसे लिखना है। प्रीणात या सुचरते पितरम सापुत्रो, ठीक है, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, जो पितरम माने पिता को, सुचरित्र माने अपने अच्छे आचरण से, प्रीणात माने प्रसन्न करता हो, सा पुत्रो माने ऐसा पुत्र, यद भर्तृयो हिमत इच्छत तत्र कलनम, और जो अपने पति का हित चाहती हो, तत् कलन्नम ऐसी स्त्री, तन मित्रम आपाद सुखे चा समक्रियम यद। ठीक है, और तथा सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र, जो सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करता हो ऐसा मित्र। एतत्यम जगत पुण्यकृतो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, जो अपने पिता को अच्छे आचरण से पसंद करता हो ऐसा पुत्र। ठीक है, जो अपने पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में सौभाग्यशाली लोग ही पाते हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद में है अथवा वाला, तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। परस्त्रेश च रमेश विविधा कानंदुर्मा वायु वेग प्रचलिता पुष्पेर व किरंत गाम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। ठीक है, वायु वेग से हिलने के कारण अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष सुंदर पत्थरों एवं धरा पर पुष्प बिखेर रहे हैं। ठीक है, सुंदर पत्थरों एवं धरा पर यानी पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संस्कृत से गौरवम दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाग्वाक्यंता महाऋषि केन अमृतस्व आशा नास्ति वित्तेन अमृतस्व आशा नास्ति वर्षा काले नगेंद्रा कीर्दशा भवन्ति, तो वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवन्ति। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का क ख गा है, इसमें रस अलंकार छंद है 2-2 अंक के, श्रृंगार रस अथवा करुण रस, यमक अलंकार अथवा संदेह अलंकार और चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध, साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान अभिशाप। तो इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 12 का पहला है नयनम का संधिविच्छेद, तो नयनम का होता है ने प्लस अनम। इसके बाद है दूसरा कला व्यू का संधिविच्छेद, तो कला व्यू का होता है कलो प्लस यू। इसके बाद है वृद्धा का संधिविच्छेद, तो वृद्धा का संधिविच्छेद होता है क्या, वृद्ध प्लस धा। ठीक है, यहाँ पर दा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए, तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, श्रेष्ठ पुरुषावन तत्पुरुष समास है और मीनाक्षी में कर्मधाराय समास है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में आगे बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न। तो क्या कह रहा है इसमें 13 नंबर में, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगर एप्लीकेशन आपको तैयार नहीं होगा प्रार्थना पत्र तो हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। इसके बाद 14 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो धीमान, धीमान में धी धातु है, ठीक है, और मतुप प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, मतुप प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है, ठीक है, और धनवती में धन शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए, तो विद्यावती में मतुम प्रत्यय है,
श्रीमती में भी मतु प्रत्यय है और लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख करें। 2 अंक का है, आकाश छात्रे सम स्नाति। तो जहाँ पर सम शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, सम शब्द। समम लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, समम, और समम शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, श्री गणाय नमः। और जहाँ पर नमा शब्द दिख जाए तो वहाँ पर समझ जाइएगा चतुर्थी विभक्ति है, और जहाँ पर प्रति शब्द दिख जाए तो वहाँ समझ जाइएगा कि द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।